सर्वप्रथम 68 बीपीएससी में मेरा प्रथम प्रयास था और मैंने 36वां रैंक प्राप्त किया। फिर लगा कि नहीं 69 भी देना चाहिए, तो फिर इसमें 13वां रैंक आ गया। पापा जो है कर्मकांड के पेशे से और प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाते हुए जिस स्तर तक सोच सके अपने बारे में हुँ, हुँ। और अपने बच्चों के बारे में, वो एक मतलब उतना सोचा नहीं, असोचनीय है। हुँ, हुँ। हमसे बड़े 2 भाई हैं, जो कि एक इलेक्शन कमीशन में कार्यरत हैं और एक इनकम टैक्स में कार्यरत हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो दोनों कार्यरत होने से हमें मतलब राह आसान हो गया। हम तीनों एक साथ घर से बाहर पढ़ने के लिए निकले थे, विकट परिस्थितियों में, और उन दोनों ने जल्दी सफल होके हमारा रास्ता बनाया और हम उस रास्ते पे चले तो यहाँ तक पहुँच सके हैं। हर एक लोगों की अलग-अलग परिस्थितियाँ होती हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर जो कोचिंग जॉइन कर लेते हैं, हुँ। तो एक बैरियर समाप्त हो जाता है, गाइडेंस मिल जाता है। गा अब एक होता है ना प्रयोग एवं परीक्षण की नीति, तो खुद प्रयोग करते थे कि क्या ट्रेंड चल रहा है, उसके अनुसार अपने बुक का टेस्टिंग करते थे, अपने चीज़ों को जो पढ़ के उसका टेस्टिंग करते थे, उसमें मतलब देखते थे कितना हमारा आउटपुट आ रहा है। जितना यही दिक्कत होती है आम तौर पे लोगों में कि कुछ लोग पीटी पढ़ते हैं, कुछ लोग मेंस पढ़ते हैं, वैसे नहीं पढ़ा जाता है। अच्छा, पहले पहले सिलेबस सिलेबस कंप्लीट। पढ़िए, अच्छा, सिलेबस पढ़ने से आपका जो है 80% चीज़ अब बीपीएस बेसिक एनसीईआरटी पढ़ें। सभी विषय का। हाँ, सभी विषय का, विशेषतः स्पेशली ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री का, ये जी, 3 का। जी। और अगर जो वो फाइनेंशियली रूप से एबल हैं, तो वो क्लास पक्का जॉइन कर लें, क्योंकि वहाँ से आपको एक मतलब कम समय में ज़्यादा चीज़ें मतलब मिल जाती है। अगर हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, हुँ, तो वो हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा फ्री का प्रोग्राम चलता है अच्छा, और हम फ्री में बीपीएससी हेतु 24/7 अपना मेंटरिंग और गाइडेंस प्रदान करते हैं। अच्छा। नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। 69वीं बीपीएससी का परीक्षा का परिणाम आ गया है और उसमें कई ऐसे हैं जो कि बड़ा ही प्रतिकूल परिस्थिति में संघर्ष करके कामयाबी हासिल किए हैं। तो उसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं, नीतीश पाठक हैं। और यह जो है सो लगातार इनके साथ सबसे अच्छा बात है कि लगातार यह दूसरा बार है कि सफलता अर्जित किए हैं। पिछला बार इनका रैंक 36 था और इस बार इनका 13 है। तो ये बड़ा ही कह सकते हैं कि प्रेरणादायी कहानी है और इनका सफ़र को समझने की कोशिश करें कि इन्होंने कैसे पढ़ाई शुरू की, कैसे तैयारी की और इन्हें सबसे बड़ी बात है कि इनको स्कॉलरशिप भी मिलता है। तो इनकी योग्यता के बदौलत मिलता है और अभी फ़िलहाल नालंदा ज़िले में बीडीओ में पदस्थापित हैं। तो हम इनकी पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो आपका बहुत-बहुत स्वागत। अ, धन्यवाद। आप अपना पहले पूरा परिचय बता दीजिए। मेरा नाम नीतीश पाठक है। मैं नवादा ज़िले के वाकसीगंज प्रखंड के कुटरी गांव का निवासी हूं। प्रारंभिक शिक्षा मेरी गांव के ही मिडिल स्कूल और हाई स्कूल से हुई है और मैंने स्नातक भी एस.एन. सिन्हा कॉलेज वाकसीगंज से किया है। आरंभ में स्नातक के पश्चात जो है हम दिल्ली तैयारी करने के लिए चले गए, लेकिन स्नातक के दौरान कभी भी मेरा लक्ष्य ये नहीं था कि हम यूपीएससी या बीपीएससी की तैयारी करेंगे, क्योंकि हमारे साथ परिस्थितियाँ वैसी नहीं थी कि हम वहाँ तक सोच सकते थे। लेकिन फिर दिल्ली जाना हुआ और अंततः इस मुकाम तक पहुँच सके। तो ये आपका ये दूसरा प्रयास है। हाँ, सर्वप्रथम 68 बीपीएससी में मेरा प्रथम प्रयास था और मैंने 36वां रैंक प्राप्त किया। फिर लगा कि नहीं 69 भी देना चाहिए, तो फिर इसमें 13वां रैंक आ गया, जो कि उससे भी और अच्छा रैंक था। तो थोड़ा गर्व महसूस होता है। तो ये पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा बता दीजिए? पारिवारिक पृष्ठभूमि मूलतः मेरे पिताजी जो हैं पेशे से कर्मकांडीय यानी कि ब्राह्मण परिवार से जुड़े हुए हैं, तो कर्मकांड उनका पेशा है, और माँ हमारी जो है एक गृहिणी है। और साथ में हमसे बड़े 2 भाई हैं, जो कि एक इलेक्शन कमीशन में कार्यरत हैं और एक इनकम टैक्स में कार्यरत हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो दोनों कार्यरत होने से हमें मतलब राह आसान हो गया, क्योंकि हम तीनों एक साथ घर से बाहर पढ़ने के लिए निकले थे, विकट परिस्थितियों में, और उन दोनों ने जल्दी सफल होके हमारा रास्ता बनाया और हम उस रास्ते पे चले तो यहाँ तक पहुँच सके। अच्छा, बीपीएससी में जो आप सक्सेस हुए तो इसका एक प्लान बनाए हुए या कैसे बाय लक चांस क्या कैसे? देखिए, सर्वप्रथम कि जब हम दिल्ली गए तो दिल्ली में मतलब हम एक कोचिंग से तैयारी किए। तैयारी के दौरान जो है फिर हमने क्या होता है ना कि टीचर जो पढ़ाते थे वो हम खुद पढ़ते थे। बट हमारा ये होता था ना कि एग्ज़ाम का ट्रेंड क्या चल रहा है। अच्छा, जैसे कि यूपीएससी का ट्रेंड क्या चल रहा है या बीपीएससी का ट्रेंड क्या चल रहा है। तो उस दौरान हमें बीपीएससी जिस पैटर्न पे चल रही थी उस टाइम हमें अच्छा लग नहीं रहा था, क्योंकि यूपीएससी का पैटर्न थोड़ा अलग होता है। बीपीएससी का थोड़ा-सा अलग था, तो हम बीपीएससी नहीं दे पा रहे थे। अच्छा, हम यूपीएससी ट्राई करते थे और यूपीएससी में नहीं होता था तो हम यूपीपीसीएस ट्राई करते थे, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम था। अच्छा, लेकिन 67 के बाद 68 में बीपीएससी का सिलेबस जो यूपीएससी के सेम थोड़ा-सा होने लगा, तो लगा कि बीपीएससी देना चाहिए। और जब सिलेबस सेम हो गया तो फिर यहाँ दिए तो फिर हमें अच्छा महसूस हुआ और रैंक भी आ गया उसी के अनुसार। अच्छा।
और फिर दूसरा वाला भी? दूसरा वाला तो बस ये था लेकिन कि जब पहला में हो गया था, तो फिर दूसरा देने का क्या उचित था? दूसरा देने का उचित नहीं था, क्योंकि 15 जनवरी को फाइनल रिजल्ट आया 68 बीपीएससी का, हुँ। और 69 बीपीएससी का मेंस जो है 2, 3, 4 जनवरी को हो चुका था। अच्छा, अच्छा। इसलिए हमें मेंस देना पड़ा, क्योंकि उस टाइम सफलता निश्चित नहीं थी। तो दूसरा वाला में जाना चाहेंगे कि पहला वाला यहाँ स्टैंड ये करेंगे? तो अभी संदेहास्पद है, क्योंकि अभी दोनों पोस्ट के बारे में अभी थोड़ा-सा लोगों से मिल-जुल रहे हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, और जो हुँ। अच्छा लगेगा उस पे हम ज जाने की कोशिश अच्छा। करेंगे। तो आप इसका तैयारी मतलब मोटा-मोटी जो कॉमन बात है, लोग जानना चाहता है कि कितना घंटा पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे? देखिए, मूल रूप से मैंने जो है यूपीएससी की तैयारी की है, जी। और अभी भी उसी क्षेत्र में कार्यरत है। तो उसमें हम मेरा कम से कम लाइब्रेरी जो होता था 12 घंटे का होता था, फिक्स है। अच्छा, 12 घंटे की लाइब्रेरी हमारी फिक्स है। उसके बाद घर पे पढ़े ना पढ़े उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन 12 घंटा फिक्स। अच्छा, और उसमें मोस्टली हम कम से कम 10 घंटा पढ़ लेते थे, अच्छा। नॉर्मल डे में। बाकी एग्ज़ाम के दिनों में हमें 15 घंटे में कोई मतलब कठिनाई पढ़ने महसूस नहीं होती है। अच्छा, अच्छा। अभी भी नहीं होती, उस टाइम भी नहीं होती है। ओह! 12 घंटा रेगुलर पढ़ लेते थे? हाँ, रेगुलर पढ़ लेते थे 12 घंटा। अच्छा। और सोशल मीडिया वगैरह से? सोशल मीडिया से हम सब दिन एक्टिव रहे हैं। अच्छा, फ़ेसबुक और व्हाट्सएप। अच्छा। व्हाट्सएप तो पर्सनल मैसेज है, बट हाँ, फ़ेसबुक हमारा सब दिन एक्टिव रहा है। अच्छा। और हम ये हाँ, ये होता था कि कंट्रोल्ड एक होता है ना सोशल मीडिया, वैसे हाँ, कंट्रोल्ड एग्ज़ाम आया तो थोड़ा लॉग आउट कर दिए। हाँ, हाँ। बट ऐसे आम दिनों में हम सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं, दिन-दुनिया के खबरों से जुड़े रहते हैं। अच्छा, कोचिंग वगैरह का कितना सहारा लिए? कोचिंग हम जब यहाँ से गए, देखिए कोचिंग क्या होता है ना, कि कोचिंग एक मेंटरिंग प्रदान करता हुँ, हुँ। है ना? सेल्फ स्टडी से कई बार हमारी परिस्थितियाँ वैसी थी कि सेल्फ स्टडी से तैयारी करते, तो रोड पे जितने ब्रेकर आते जाते हैं ना, तो सबसे टकराते और फिर खुद सीखना पड़ता, अच्छा। तब तक लेट हो जाता। हुँ, हुँ। है ना? तो हमारे अनुकूल जब परिस्थितियाँ बनी तो हम कोचिंग जॉइन कर लिए। हुँ, हुँ। कोचिंग में लोगों ने बताया, टीचर्स ने बताया कि ऐसे-ऐसे तैयारी करने पे ऐसे बेस्ट होता है। अच्छा। तो कम से कम उस बैरियर से तो बच गए। हुँ। हम अपना मेहनत किए, फ़ोकस किए, उस बैरियर से बचे, सफलता प्राप्त होगी। तो कोचिंग का ये योगदान अच्छा रहता है, और हमने कोचिंग जॉइन किया था। अच्छा, अच्छा। मैंने नहीं, कई लोग कहते हैं कि हमने ऑनलाइन पढ़ाई करके काम कर लिया। नहीं, सेल्फ देखिए, वो हर एक लोगों की अलग-अलग परिस्थितियाँ होती हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर जो कोचिंग जॉइन कर लेते हैं, हुँ। तो एक बैरियर समाप्त हो जाता है, गाइडेंस मिल जाता है, गाइडेंस और मिल जाता सफल है। होना सबसे बड़ा चीज़ होता है, हुँ, हुँ। लक्ष्य होता है। तो सफल समय होना ज़्यादा बर्बाद नहीं हुआ। नहीं होता है बर्बाद, हुँ। क्योंकि खुद से सीखते हैं तो थोड़ा ज़्यादा समय लगता है ना। अच्छा, तो यूपीएससी का भी एग्ज़ाम दिए कि नहीं? हाँ, यूपीएससी का हम 3 अटेम्प्ट दे चुके हैं, 3 अच्छा, अटेम्प्ट अभी बचा हुआ है। अच्छा। तो तो उसमें उसमें कहाँ तक पहुँचे? उसमें दरअसल तीनों बार मतलब हम पीटी नहीं क्वालीफाई कर पाए। अच्छा, अच्छा। जीएस हमारा ठीक रहता है, सीसैट में थोड़ा-सा गड़बड़ हो जाता है। अच्छा, कई तब बार परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं रही, हुँ। एग्ज़ाम के 2 दिन पहले कुछ ऐसी घटनाएँ घट गई थी हमारे यहाँ, जो कि हम अच्छा, एग्ज़ाम सिर्फ़ अटेम्प्ट के लिए दिए। अच्छा, अच्छा। ऐसा कुछ नहीं था कि तैयारी के साथ दिए हैं। तो अभी उसके लिए लगे हुए हैं? हाँ, अभी उसके लिए हम प्रयासरत हैं। अच्छा। तो अगर सफलता का श्रेय के बारे में हम लोग समझना चाहें तो किनके बारे में श्रेय देंगे? देखिए, आम तौर पे तो हमारे यहाँ सफलता का जो श्रेय देना चाहेंगे, तो हुँ, हम अपने परिवारजनों को देंगे, विशेष करके हम अपने मम्मी-पापा और भाई-बहन को। क्योंकि अ, पापा जो है कर्मकांड के पेशे से और प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाते हुए जिस स्तर तक सोच सके अपने बारे में हुँ, हुँ। और अपने बच्चों के बारे में, वो एक मतलब उतना सोचा नहीं है, असोचनीय है। हुँ, हुँ। और भाई का साथ ऐसा मिला कि मतलब कि नहीं, हम तीनों को एक कंबाइंड काम करना है, अच्छा, अलग-अलग काम नहीं करना है। अच्छा। अगर हम पढ़ रहे हैं तो तुम्हें उसका कैसे इफ़ेक्ट में पड़ेगा, हुँ, इम्पैक्ट कैसा पड़ेगा, वो हुँ। इस चीज़ का ख़्याल रखते थे। तो उन दोनों ने अपनी पढ़ाई के बदौलत हमें इंटर का कोचिंग क्लास नहीं करने दिया। वो अच्छा, जो पढ़ के आते थे वही हमें इंटर पढ़ाए हैं। तक, है हाँ, ना? इंटर तक, अच्छा, है ना? एक भाई मैथ पढ़ाते थे, एक भाई फिज़िक्स और केमिस्ट्री पढ़ाते थे। अच्छा। तो पटना में कम से कम पैसा का तो बचत हो गया। हाँ, हाँ। और पढ़ना वही है जो कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, तो वो अच्छा, वहाँ से पढ़ के आते थे और हमें पढ़ाते थे। अच्छा। और फिर भी हमारा 383 मार्क्स आया था बिहार बोर्ड से उस टाइम। तो उसके बाद फिर ग्रेजुएशन कहाँ से किए? ग्रेजुएशन हमारा एस एन सिन्हा कॉलेज से हुआ, अच्छा, हाँ, वात्सलीगंज से, वाकसलीगंज लेकिन से। पढ़ते थे, बाहर पढ़ते नहीं, थे। उस दौरान भी हमें ग्रेजुएशन करने के बाद ही यहाँ से गए। अच्छा, ग्रेजुएशन हाँ, करने के बाद गए। तो दिल्ली गए या पटना गए? हम दिल्ली गए। दिल्ली गए। बीच में पटना गए थे, फिर हम दिल्ली चले गए, अच्छा, पटना विशेषकर तैयारी पोज़ीशन के करने लिए। के लिए। अच्छा, तो दिल्ली में कोचिंग का भी सहारा लिए और बाकी जो होता है ना? दिल्ली में हमने फाउंडेशन क्लास जॉइन किया, फाउंडेशन क्लास जॉइन करने के बाद जो है हम समस्त नोट्स को समेट के रख दिए हुँ, और फिर सेल्फ स्टडी स्टार्ट किया। सेल्फ स्टडी करने का अर्थ हुआ कि मतलब कि ऐसा नहीं कि उनसे इतर, मतलब वो कहाँ तक सहायक हैं और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, उसके अनुसार क्या पढ़ा जाना चाहिए, वो खुद के माइंड पे निर्भर करता है। तो मतलब एक होता है ना प्रयोग एवं परीक्षण की नीति, तो खुद प्रयोग करते थे कि क्या ट्रेंड चल रहा है, उसके अनुसार अपने बुक का टेस्टिंग करते थे, अपने चीज़ों को जो पढ़ के उसका टेस्टिंग करते थे, उसमें मतलब देखते थे कितना हमारा आउटपुट आ रहा है, जितना अच्छा आउटपुट आता रहा वैसे पढ़ते गए और अंततः सफलता मिलती गई। टीचर का कितना रोल रहता है तैयारी ये में? तो निश्चित नहीं कह सकते हैं, मतलब कि हमारी रिजल्ट में टीचर का योगदान
मतलब कह सकते हैं अच्छा ही रहा है क्योंकि सफल हुए हैं। बट ये मतलब डिपेंड करता है कि आप टीचर को किस तरह से समझ पा रहे हैं। हुँ, हुँ। क्योंकि 1000 बच्चों का क्लास चल रहा है तो सक्सेस तो मात्र 30 या 35 लोग ही हो गए हैं। हुँ। तो टीचर किस तरह से समझा रहे हैं, आपको उसको किस तरह से समझ रहे हैं, ये आपकी बुद्धिमत्ता पे निर्भर करती है। तो मेरे जीवन में शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अच्छा। इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो समझने वाली बात है, लोग समझना भी चाहता है, जो ख़ास करके वही लोग देखते हैं जो तैयारी से जुड़े रहते हैं या उनके अभिभावक होते हैं। तो इसको क्या करना चाहिए? आप क्या करते थे? इसको थोड़ा-सा एलाबोरेट करिए। सबसे पहले कि अभिभावक को ये समझने की ज़रूरत है कि मतलब कि उनका बच्चा जो है क्या करना चाहता है ना? दबाव नहीं देना चाहिए क्योंकि हमें कभी दबाव नहीं मिला। हुँ, हमने बोला कि हम यूपीएससी की तैयारी करेंगे, सिविल सेवा जाना चाहते हैं, तो हमें पूरा समर्थन मिला है। दूसरी चीज़ ये है कि वो बीच-बीच में परखते थे कि हम अपने लाइन पे हैं या नहीं हैं, है ना? तो हमने अपना इतना मेहनत किया कि वो खुद जानते थे कि इनका सिलेक्शन होगा। हुँ, हुँ। और आगामी जो अभ्यर्थी हैं, है ना? उनके लिए विशेष सलाह यही रहेगी कि तैयारी निरंतर करते रहना है, लेकिन निरंतर ऐसा ना कि उसमें 5 साल लग जाए। उसकी एक स्ट्रेटजी होती है। हुँ, सबसे पहले कि हम एनसीईआरटी की पुस्तकों को पढ़ लें। हुँ। एनसीईआरटी एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसे कह सकते हैं, वही एक पुस्तक है ना? एनसीईआरटी को एक होता है ना अंधानुकरण करके फ़ॉलो करना, अच्छा। वैसे फ़ॉलो करना है। एनसीईआरटी और दूसरी चीज़ बेसिक रूप से आप एनसीईआरटी पढ़िए और अगर जो फाइनेंशियली रूप से एबल हैं, तो आप एक कोचिंग क्लास कम से कम जॉइन कर लीजिए, वहाँ से आपको एक मेंटरिंग और गाइडेंस मिल जाएगा। उसके बाद आप खुद मानिएगा कि हाँ, सफलता आपकी न बहुत करीब आ चुकी है। तो तो इसको और अगर क्लियरली समझना चाहे, एकदम फ्रेशर जो जानना समझना चाहे, जो आपका वीडियो देख रहे होंगे, तो उनको जैसे मान लिया कि ग्रेजुएशन कर लिए, उसके बाद उनको क्या करना चाहिए? जो लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं, उनमें इतनी पर्याप्त बुद्धिमत्ता रहती है कि वो एनसीईआरटी की पुस्तकों को समझ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वो एक स्नातक वाले विद्यार्थी हैं। तो एक तो तो एनसीईआरटी का बेसिक एनसीईआरटी पढ़ें। सभी विषय का। हाँ, सभी विषय का, विशेषतः स्पेशली ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री का, ये जी, 3 का। जी। और अगर जो वो फाइनेंशियली रूप से एबल हैं, तो वो क्लास पक्का जॉइन कर लें क्योंकि वहाँ से आपको एक मतलब कम समय में ज़्यादा चीज़ें मतलब मिल जाती है। तो क्लास जॉइन कर लेने के बाद जो है आपके पास जो है आंसर राइटिंग का तरीका आ जाता है। मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट पे काम करने का एक तरीका मिल जाता है। कई बार क्या होता है कि बिना गाइडेंस के अभाव में हम पुस्तकें इतनी जमा कर लेते हैं और हुँ। आउटपुट बहुत कम आता है ना? तो ये असफलता का पर्याय है, ना कि सफलता का। तो हमें लगता है कि एनसीईआरटी पढ़ें, एक कोचिंग क्लास जॉइन कर लें और उसके बाद वहाँ से खुद फिर सेल्फ तैयारी करेंगे ना, तो जल्दी सफलता मिल जाती है। अरे होता क्या है ना कि लोग जैसे ये तो ग्रामीण इलाका है जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो ग्रामीण इलाका के लोगों के लिए कोचिंग कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उनके लिए क्या हो सकता है? उनके लिए ये है कि आजकल ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। हाँ। ऑनलाइन क्लासेज हैं, ऑनलाइन आप आंसर राइटिंग जमा करेंगे, हुँ। ऑनलाइन वहाँ से आपको जाँच को दे सकते हैं, तो समस्त सुविधाएँ उपलब्ध हैं। अच्छा। और दूसरा कि अगर हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, हुँ। तो वो हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा फ्री का प्रोग्राम चलता है अच्छा, और हम फ्री में बीपीएससी हेतु 24/7 अपना मेंटरिंग और गाइडेंस प्रदान करते हैं। अच्छा। अगर कोई वैसे बच्चे हैं जो फाइनेंशियली रूप से एबल नहीं हैं, हुँ। उनको कोई टेक्स्ट बुक चाहिए या उन्हें कोई कुछ बुक्स चाहिए तो हम अपने तरफ से मदद करते हैं। अच्छा। और इसके लिए हिंदी आप में मीडियम हाँ, वाला सिर्फ़ को हिंदी मीडियम वालों के लिए अच्छा, क्योंकि हम हिंदी माध्यम की परिस्थितियों से उभरे हैं, अच्छा। तो इसके लिए हम तो उन्हें सहायता तो प्रदान आपके करते साथ हैं। तो एक बड़ी बात है कि चूँकि हिंदी वाले को लोग कमज़ोर समझते हैं। हाँ, लो हम मतलब परिस्थितियाँ ऐसी है कि लोग समझते हैं बट हाँ, इस बार थोड़ा-सा मजबूती आया है हाँ, 69 बीपीएससी में हाँ। और कभी भी कोई मीडियम कुछ होता नहीं है ना? मुझे लगता है कि मेहनत करते रहने पे ना परिणाम अच्छा आता है, अच्छा। तो कोई कोई मीडियम हो। तो बीपीएससी का तो मान लीजिए 3 फ़ेज़ होता है, एक प्रीलिम्स हुआ या फिर मेंस हाँ, हुआ और एक इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू होता तो ये है। तीनों के लिए तैयारी के लिए क्या करना पड़ता है? क्या करना चाहिए? देखिए, तीनों की तैयारी के लिए तो एक कंबाइंड पहले में सिलेबस पहले फ़ोकस करना होगा। अच्छा। उसका अलग-अलग तैयारी हो ही नहीं सकता हुँ, है। हुँ। कंबाइंड तरीके से हम तैयारी करेंगे कि सिलेबस में क्या-क्या बीपीएससी ने रखा है, उस सिलेबस के लिए हम अपना क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है। सिलेबस को पहले हम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आंसर राइटिंग को हम अपने आप मजबूत बनाएँगे। या हुँ, तो आप क्लास जॉइन करें या सेल्फ स्टडी। आंसर राइटिंग इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। हुँ। आंसर राइटिंग को जो है मजबूत बनाने के बाद जो है जब पीटी का फॉर्म भरा जाएगा, तब से आप पीटी में लगिए और हुँ। मेंस का टाइम आएगा तो आप मेंस में लगिए। अच्छा, है ना? लेकिन उसके पहले ना तो आप पीटी में लगिए, ना मेंस में लगिए, ना इंटरव्यू में लगिए, उसके पहले आप सिलेबस पूरा कीजिए। पहले सिलेबस को पहले ठीक करिए। सिलेबस ठीक ढंग से पूरा कीजिए। अच्छा, यही दिक्कत होती है आम तौर पे लोगों में कि कुछ लोग पीटी पढ़ते हैं, कुछ लोग मेंस पढ़ते हैं, वैसे नहीं पढ़ा जाता है। अच्छा। पहले पहले सिलेबस सिलेबस कंप्लीट। पढ़िए, अच्छा। सिलेबस पढ़ने से आपका जो है 80% चीज़ अब बीपीएससी का सिलेबस डिफाइन है। हाँ, बीपीएससी का सिलेबस डिफाइन है। अच्छा, आप उसके उसमें नोटिफ़िकेशन में जाएँगे जो अभी 70वीं का नोटिफ़िकेशन आया था, उसके अंदर जो है लिखा हुआ है हर एक सिलेबस अच्छा, सिलेबस क्या का। पढ़ना, नहीं पढ़ना, माने हाँ, ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत। नहीं उसके अंदर डिफाइन है कि किस सब्जेक्ट में क्या-क्या चैप्टर्स हैं, अच्छा, क्या-क्या टॉपिक्स हैं, वही कवर होगा और वहीं से आता है। अच्छा, बिना सिलेबस के कुछ निर्धारित नहीं हो सकता ना। अच्छा। इंटरव्यू में क्या करना है?
जैसे कि आप जब मेंस क्वालीफाई कर जैसे जाएँगे कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं हम लोगों को कि जो मान लीजिए कि पीटी कर लिए, मेंस कर लिए, इंटरव्यू में जाके अटक जाते हैं। तो उन और चूँकि आपके साथ अच्छा बात है कि हिंदी में माध्यम से रहे हैं और लगातार 2-2 बार निकाल लिए हैं, तो इंटरव्यू में क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए, इंटरव्यू में आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप एक मेंस क्वालीफाई वाले व्यक्ति हैं। हुँ, दूसरा, आप एक स्टेप बाद जो प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हुँ, हैं। तो आपके पास एक मतलब डाउट सॉल्व का जो है ना, एक हुँ, माइंड मैप होना चाहिए कि आपके सामने विभिन्न परिस्थितियाँ आ गई, तो आप उसका कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसकी समस्याओं का। दूसरा, आप जो है मीडिएटर बन के कैसे काम कर हुँ, सकते हैं, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी सरकार और जनता के बीच में ब्रिज का काम करते हैं। तो इन सब मानदंडों पे अपेक्षा उनकी रहती है इंटरव्यू बोर्ड की कि आप मतलब विभिन्न स्थितियों में कैसे आप डिसीज़न ले पाते हैं। दूसरा, आपका जो वैकल्पिक विषय है, उसके बारे में आपका कितना नॉलेज है, ये सब चीज़ भी। और नॉलेज उसमें नहीं देखा जाता, उसमें देखा जाता है कि आप उस चीज़ों को किस तरह से देखते हैं। इंटरव्यू में ये नहीं डिफाइन पूछा जाता है कि क्या है, उससे कोई आपका एक वास्ता तरह नहीं से है। व्यू देखा है, व्यू देखा जाता ओपिनियन है ना? देखा हो जाता सकता है। है आप इंटरव्यू बोर्ड के विपरीत में कोई व्यू लेके जा रहे हैं। अगर हुँ, आपका विपरीत व्यू है लेकिन उसमें भी आपका ठोस तथ्य है, हाँ, तो आपको मतलब वहाँ अच्छा पे समझेंगे, अच्छा, अच्छा। है ना? तो वहाँ यही देखा जाता वहाँ है पे जी। आपको कॉन्फिडेंस लेवल चेक होता है। कॉन्फिडेंस लेवल चेक होता है और आपके सोचने, समझने और निर्णय लेने की शक्ति जो होती है डिसीज़न मेकिंग की, हाँ। वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती एक है। आखिरी सवाल, सफलता का मूल मंत्र जो पूछा जाता है, वो आपका मूल मंत्र क्या है? एक हर आदमी के अंदर चलते रहता है कि हमको ये करना है, वो करना है। आपका क्या है? निरंतर मेहनत, इसके सिवा दूसरा? इसके सिवा कुछ नहीं। असफलताएँ आती हैं, जाती रहेंगी, एक दिन आप सफल हो जाएँगे, फिर असफलता नहीं आएँगी। इसलिए मेहनत करते रहना इसलिए चाहिए। मेहनत करते रहना चाहिए। थैंक यू। तो कुल मिलाकर अभी हम बात करने की कोशिश कर रहे थे नीतीश पाठक जी से, जो हिंदी माध्यम से 2 बार बीपीएससी में क्वालीफाई किए हैं, क्वालीफाई नहीं किए हैं, पास किए हैं, सक्सेस हुए हैं और जॉब में भी हैं। और लगातार चूँकि इनका रैंकिंग धीरे-धीरे सुधरते जा रहा है, पहले 36 थे, अब 13 पे आ गए हैं। तो हो सकता है कभी 1 पे भी आ सकते हैं। तो और चूँकि सबसे बड़ी बात है कि हिंदी माध्यम से हैं और हिंदी वालों को प्रोत्साहित करने के लिए निःशुल्क जो है सो लोगों को मटेरियल भी मुहैया कराते हैं, गाइडेंस भी देते हैं। तो एक अच्छी बात है, जिनको जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। कमेंट के ज़रिए भी इनसे सवाल कर सकते हैं, फिर इनका नंबर ज़रूरत होगा तो नंबर भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर यही, धन्यवाद।